हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दोनों ही फॉर्म में देखने को मिलेंगे। वन लाइनर्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही फॉर्म में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, डील करेंगे। चलिएगा, एक बार सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कम्प्लीटली आपको PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको सार्वजनिक और निजी, है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है, तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का ही क्या है, सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। इसमें ध्यान रखना है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां ना तो निर्यात होता हो ना ही आयात होता हो, जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थात बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, 52% भाग। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है, तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, इसी को क्या कहते हैं, छिपी हुई अर्थात अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद। और हैदराबाद आप जानते हैं तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ है, उसकी राजधानी, और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। संरचनात्मक बेरोजगारी का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, IBRD का। मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है, महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, इनकम आय, नेशनल इनकम को यहाँ पर देखा जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आयात और निर्यात वाली, जहां आयात और निर्यात नहीं होता है उसी को आप बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, ओडिशा में। कहाँ पर अधिक है, ओडिशा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन होता है या किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा डेवलप किया गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है,
केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो ये ऑप्शन था आपका सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण का जो अग्रदूत माना जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? 37.2%। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में और उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है या बढ़ता जाता है? तो ये बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई है? 1950। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना 1956 में हुई। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी और यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? दादा भाई नेरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रनाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या? प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान रखना है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आंसर दीजिएगा। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन बी। वर्ष 2001 और 2 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहा है? 5.4%। 2000 और 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सही आपको दिख रहा है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? 1996 97 में था। ऑप्शन सी। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नेरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो है वो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। ऑप्शन बी। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो आर्थिक विकास की बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लेकिन ऑन वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आपको नजर आएंगे। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन।
हवाला क्या है? ये इकोनॉमिक्स में भी आपका यूज़ होता है टर्म हवाला। तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, विदेशी मुद्रा जो विनिमय होता है, जो उसका अवैध कारोबार होता है, उसे हवाला कहते हैं। सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, जैसे कि आप जानते हैं 500 और 1000 के नोट जो पहले चलते थे, उनके स्थान पर आपके नए 500 2000 के नोट आए हैं, तो वही आपका विमुद्रीकरण होता है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ती, यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, गिर डाउन हो रहा है और कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। और जहाँ पर मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगे और कीमतें घटने लगी, वो होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रुपए की वैल्यू घटती है और जो कीमत होती है वस्तुओं की वो बढ़ने लगती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? ऋणी होता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर, अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो? शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जाता है, बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अगर पेपर दिए होंगे पहले तो पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। गिल्ट एंड बाजार रिलेटेड है सोना चांदी अर्थात सर्राफा बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक है एक सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? भारत रिजर्व बैंक। गवर्नर इसके शक्ति का अंदाज वर्तमान में है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई और जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। पीडीएफ्स मिलेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक प्रेस नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। भारत में 20 रुपये एवं उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई जो है किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? यूपी। पंजाब नेशनल बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? यूके। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई है? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, कितना? 200 करोड़ रुपए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964।
भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? यूटीआई ही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में हुई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब मिला है? 30 अप्रैल 1992 को। इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये सेबी के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई। कौन सा भारतीय बैंक भारत में जो है 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तथा पहुंचने वाला पहला बैंक एसबीआई है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही का मतलब है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का मतलब ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, ठीक है ना। यदि धन मुद्रा यानी कि धन अर्थात मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? ऋण भरते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपराय ऋण वेज एंड मीन्स एडवांस लेती है आरबीआई से। वास्तविक मजदूरी वेतन का मुख्य निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। एमसीएक्स क्या है? तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ? 1949। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? सृजन में वृद्धि होगी। 1 रुपये के नोट पर वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 रुपये का जो नोट होता है इस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं, यह सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है किसके अंतर्गत? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम, स्टैगफ्लेशन स्थिति, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्तीय मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आरबीआई के
द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है, करने वाली संस्था कौन है? तो आप कहेंगे नाबार्ड है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है 1957। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों के द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से, अच्छा ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्लास्टिक मनी है, तो प्लास्टिक मनी में आपका क्रेडिट कार्ड आता है। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है, ज़्यादा है? तो वो है वाणिज्यिक बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के द्वारा या स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख रुपए। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनकी जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध होता है? 3 महीने। टीजर ऋण क्या है? बैंकों के द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस चाहता है बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? किसान क्रेडिट कार्ड की। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है। मूलभूत सुविधा ऋण। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपये में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। रेपो दर, रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम करती वो कौन सी है? एसएलआर। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? MICR कोड कहलाती है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में
भुगतान कर सकता है। इसीलिए बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है कि चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रेपो अर्थात रिवर्स रेपो दर को बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए बैंक ऋण किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ता की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है? CIBIL। यह वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या है? तो ये है फॉरेन। क्या है? फॉरेन है। तो भाई अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई है? 1982 में। सिडबी की स्थापना जो है की गई थी, किसके लिए की गई थी? सिडबी। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है कब? दाशमिक मुद्रा प्रणाली 1957 में। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पर सही है? क्या दोनों सही है या कारण सही है? तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो कारण दिया है वो ए यानी कि कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? अभी मैंने कराया भी था, और जो प्रचलित माप है वो है आपका बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार क्या है? तो ये आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा असावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? तो चाइना में अपनी शाखा पहले खोली है वो है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शुद्ध बिल तथा बियर कई बार पूछा गया है किस व्यापार से जुड़े हुए? तो शुद्ध बिल और बियर आपके शेयर बाजार से जुड़े हैं, ऑप्शन सी। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग, देखो इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा ए। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार, तो ये रिलेटेड है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग रचना सुधारों से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों के द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो ये जो आपका सब प्राइम उधार है, ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में आरंभ किया गया है? संगम का। पद बैंक्योश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंक के इंश्योरेंस से बैंक के द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देश की 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कौन से वर्ष में और कब किया था? जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। काली मुद्रा क्या है? है ना, काली मुद्रा, ब्लैक मनी यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या है? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं लगता, यानी कि ब्लैक मनी। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटी में व्यापार करना, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? तो ये सौंपी गई हैं, सॉरी, सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। नेक्स्ट, इरडा नियमन करती है, इरडा किसका नियमन करती है? बीमा कंपनियों का, ऑप्शन बी। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस बाजार दर से है, कौन सी बाजार दर से, कौन सी अभिप्राय उस ब्याज दर से, कौन सी ब्याज दर से है? आंसर होगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। उसके अलावा और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वन लाइनर स्टार्ट हो रहे हैं फिर से और बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। हाल ही में की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रुपए का मूल्य कम हुआ है। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है, कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों के द्वारा बचत के लिए। चेक और ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक? तो ये जारी किए जाने की 3 महीने तक वैधता होती है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, मिली लैंड कार्ड्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां होती हैं 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग से संबंधित है शेयर बाजार। वैकल्पिक धन का उदाहरण होता है चेक। आरक्षित निधि अनुपात CRR और सावधिक चल निधि अनुपात SLR। इन पदों का अत्यधिक गरीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। बैंकों की कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो वो है शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से रिलेटेड है? नरसिम्हन समिति, आपने क्वेश्चन भी करा था। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो मौद्रिक नीति जो बनाई और लागू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे रिलेटेड है? स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से रिलेटेड है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो सबसे प्रचलित अगर माप की बात करते हैं तो ये माप है थोक मूल्य सूचकांक। कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है अधिकृत डीलर। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर राजस्व से रिलेटेड है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। आगे है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट होता है। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष की वार्षिक बजट में अपनाया गया है? 1987 और 88 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया है? 1957। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश होता है? फरवरी। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। कौन सा है? कर आय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय आय योजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान? राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। पूछ लेगा कि बजटीय घाटा क्या है, तब आप क्या बोलोगे कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो वो है सीमा शुल्क। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इस चैप्टर से। 2001 और 2 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है किसके लिए? ऊर्जा क्षेत्र के लिए। संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है किसमें? ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो ये है आपका मार्ग कर, टोल टैक्स राज्य सरकार लेती है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? ब्याज की अदायगी। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है? इसमें आपको ध्यान रखना है वो मद है ब्याज भुगतान। बात करते हैं भारत में नियोजन की। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को जाता है। इसमें भी आपके पहले वन लाइनर और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नजर आएंगे।
भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन था। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार हुई? 1950। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की थी। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब बनाया था? 1944। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कृषि क्षेत्र में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 थी। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई है? सेकंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? पहली। आगे है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? सेकंड। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था 1966 के सूखे के पश्चात का। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हुई है? सेकंड। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तीसरी को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? चतुर्थ योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है? 5वीं। योजना आयोग की स्थापना की गई है संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय जो कि अब नीति आयोग इसका स्थान ले चुका है। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा के अकॉर्डिंग। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठी। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90 रही है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम JRY। कमेंट करके बताओ JRY, जवाहर रोजगार योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया है? तो इसे पूर्व सोवियत संघ में सबसे पहले अपनाया गया था। भारत में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों का कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? 1952 में।
भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाएं हैं उन पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई है? 10वीं योजना। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी एंड 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये एजेंसी है, ये आयोग है हमारा वित्तीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग मौद्रिक नीति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? 5वीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? 1975 में। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है, दूसरी। 13वें वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? 32.0%। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी? आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 7,98,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है, किससे होता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ है वो तिथि अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 6 अगस्त 1992। भारत का योजना आयोग है, कैसी संस्था है योजना आयोग? तो योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना? 5.6% वाली विकास दर को चुना था। किन निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित थी कितनी? 4.0%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है किसके लिए? ऊर्जा क्षेत्र के लिए की गई है। नेक्स्ट है आपका, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975। भारतवर्ष में नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वह कितना प्रतिशत है? 6.5%। नेक्स्ट है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई 8वीं योजना में प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो ये प्राप्त हुई थी 10वीं योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है कितनी, कौन से क्षेत्र में? ऑप्शन सी, संचार में लक्षित है। अब यहाँ पर आइएगा, देख लेते हैं अपनी कुछ सभी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, विकास लक्ष्य 2.1 और वास्तविक औसत रहा है 3.6। प्राथमिकता कृषि। दूसरी 1956 से 51, ये आप यहाँ पर लक्ष्य देख लीजिएगा, भारी उद्योग और खनिज हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय 61 से 66,
कृषि उद्योग प्राथमिकता प्रोफेसर पीसी महालोनविस मॉडल आधारित। चौथी 1969 टू 1974 समाजवादी समाज की स्थापना प्राथमिकता थी सुखमनी चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर सेड्डी मॉडल पर आधारित। पांचवी 1974 से 1978 आर्थिक स्थायित्व प्राथमिकता अशोक रुद्र तथा एस सैनी के मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षना 1980 से 85 गरीबी उन्मूलन और रोजगार निवेश मॉडल। सातवीं 1985 से 90 समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना रोजगार के अवसर तकनीकी विकास ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी। आठवीं 1992 से 97 मानव संसाधन विकास प्रणब मुखर्जी मॉडल। नवीं 1997 से 2002 न्यायपूर्ण वितरण और असमानता के साथ विकास जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। 10वीं 2002 से 7 और गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना योजना आयोग मॉडल। 11वीं 2007 से 2012 तीव्रतम एवं समावेशी विकास योजना आयोग मॉडल। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित। अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों ही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुक्त व्यापार से क्या मतलब होता है? आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की पावर देती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? 1996। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 2.1% है। 2% है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? रत्न और आभूषण से। नेक्स्ट है ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? WTO के। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग जिसको जाता है वो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो ये निर्यात होता है इंग्लैंड को। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। इस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है ओपेक। भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता DTAA किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? द्विपक्षीय व्यापार को। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्टेबलाइज किया गया है? दहेज में। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से प्राप्त होता है या आता है? ओपेक से। भारत के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक निर्यात का विविधीकरण। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो ये कैसा व्यापार होता है? प्रादेशिक व्यापार होता है। नेक्स्ट है किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? रत्न और आभूषण। मुझे ये आपका जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का सेशन अच्छा सा क्वेश्चन अच्छे थे तो मैंने इसलिए आप लोगों को करा दिया है। बाकी लुसेंट वाली बुक से आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है, किसका हिस्सा है? हीरे जवाहरात तथा आभूषणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, किसके द्वारा? किसके लिए? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विशेष आर्थिक जोन सेज नीति घोषित की गई है कब? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अप्रैल 2000 में से घोषित किया गया। निर्यात आयात एक्सिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ है? 1982 में।
देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं हम? ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित है? सूरत। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र नोएडा। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ACGC। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? वह गेट सदस्यों के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। गेट का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पूछा जा चुका है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2003 में। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक का। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। समितियां, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से है। नेक्स्ट है आपका नरसिम्हन समिति ने जो है ये आप जानते ही हैं, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला। सुंदरराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम। सरकारिया वेरी इंपॉर्टेंट समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूतलिंगम समिति वैट से रिलेटेड है। उर्जित पटेल समिति मौद्रिक एवं साख नीति की मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से रिलेटेड है। चलैया समिति पूछी गई है, प्रत्यक्ष कर की जांच हेतु गठित की गई थी। केलकर स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटे से है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? बीमा क्षेत्र। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है? उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आबिद हुसैन समिति गठित की गई है लघु उद्योगों की सिफारिशों के निवारण के लिए। आगे है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा सम परिवर्तनीयता। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजा चलैया को बनाया गया। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति चलैया समिति है। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन हुआ था? स्वामीनाथन समिति का। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथन समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वेणुगोपाल। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित रेखा समिति। चलैया समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किए हैं? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। दीपक पारिक कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई? अवसंरचना की विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार में। अब इकोनॉमिक्स का 8वां चैप्टर विविध आ जाता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर।
भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो, 1000 से अधिक हो तब। नेक्स्ट है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मध्याह्न भोजन। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा प्रोग्राम सर्व शिक्षा योजना है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई 1867 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो गई है। अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडिड टैक्स लागू हुआ? हरियाणा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। मॉडरेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में। एगमार क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर, वेरी इंपॉर्टेंट है एगमार। तो ये आपके कुछ इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। सार संग्रह मैंने आप लोगों को कराया है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। नहीं पता कि वो कहाँ से क्या पूछ लेगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। तो ये वन लाइनर मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। लुसेंट तो आप लोगों का चल ही रहा है। किसी दिन लुसेंट का इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसका मैराथन आप लोगों को करा दूंगी। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।